हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए, अब हम लोग एक सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं जिसके लिए आपको जो है एग्ज़ाम आपका यूपी ट्रिपल एससी का ही एक जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होना है, यूपी पीसीएल यूपी ट्रिपल एससी का ही एक वीडियो का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, और दोनों में आपके हिंदी का वेटेज इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप लोग उसमें हिंदी नहीं कर पाते हैं तो ये समझ लीजिए फिर आपका वो एग्ज़ाम भी नहीं निकलता है। ठीक, तो हम लोग जो है अब हिंदी की क्वेश्चन सीरीज जो है चालू कर रहे हैं, जिसके लिए आपको पर डे 50 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे। और जीएस के भी कोशिश यही जारी है कि जल्दी से आपको जीएस के भी 50 क्वेश्चन पर डे दे दिए जाएँ। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो यहाँ पे पैराग्राफ दिया है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए विकल्पों को सही का चयन करना है। ठीक, अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावना संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाती है और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। चलिए, तो देखिए, अनुशासन किसकी आत्मा है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अनुशासन किसकी आत्मा है, तो सैनिक जीवन की। ये मेन है किसकी? सैनिक जीवन की। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मुख्य है वो किसकी है, तो मुख्य सैनिक जीवन की। बाकी तो हम लोगों के भी जो है जीवन में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। विश्व के अस्त व्यस्त होने का क्या कारण है? अनुशासन ना होना। यही जो है विश्व में अस्त व्यस्त होने का कारण हो जाएगा। देखिए, छोटा सा पैराग्राफ था, बहुत सही पैराग्राफ था। जल्दी से पढ़ के उसको समाप्त करके फिर हम लोग जल्दी से समझ भी गए कि इसको क्या कह रहा है। चलिए, फिर देखिए, इसमें लिखा हुआ अनुशासन क्यों आवश्यक है। चलिए देखो, अनुशासन क्यों आवश्यक है। देखिए, अभी हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा था तो उसमें क्या था, परिवार में जो है सद्भाव और समाज में तथा राष्ट्र में क्या थी, शांति बनाए रखने के लिए जो है अनुशासन आवश्यक है। तो देखिए, ये सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। ठीक है, देखिए, श्लेष, बीप्स, बीप्सा, उपमा और वक्रयोत। देखो, जो इसमें सॉरी जो दे रखा है वो उपमा अलंकार जो है ये हमारा शब्दालंकार नहीं है। उपमा अलंकार किसका उदाहरण होता है? ये अर्थालंकार का उदाहरण है। किसका है? अर्थालंकार, अर्थालंकार। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, फिर देखिए, लिखा हुआ है ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर का हिंदी अर्थ बताइए। ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पेड़ धरती को सुंदर बनाते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जीवन मात्र की ही संघर्ष पूर्ण है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला सही, जैसे ग्रास ऑन द साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर। चलिए, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जब पास जाके देखते हैं तो पता चलता है वो कुछ और ही निकला। चलिए, पंकज, जलज, ये किस प्रकार के उदाहरण शब्द हैं? तो देखो, जो पंकज और जलज हैं ये हमारे किस तरीके के हैं? योग रूढ़ शब्द के हैं। किसके हैं? योग रूढ़। चलिए, फिर लिखा हुआ देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो देखो, देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम हुआ था वो हुआ था हमारा 8वीं शताब्दी में हुआ था। किसमें हुआ था? 8वीं शताब्दी में। ठीक, इतना पहले तो ये देख लीजिए कि, एक सेकंड रुकिएगा, 8वीं शताब्दी। ठीक, 8वीं शताब्दी में हुआ था, इतना तो आप समझ गए। इसके जो था किसने प्रयोग किया था? तो जो गुजराती राजा थे, कौन? जयभट्ट के शिलालेख में जो है हमें देखने को मिलता है कि देवनागरी भाषा लिपि किसके? जयभट्ट के शिलालेख में 8वीं शताब्दी में, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। चलिए, सभी महाप्राणों वाले वर्णों का वर्ग क्या है। देखिए, जो महाप्राण होते हैं कौन कौन से होते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ दो ही होते हैं। कौन सा? दूसरा और चौथा। हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो है व्यंजन महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से देखा जाए, और महाप्राण अगर दूसरा और चौथा अगर महाप्राण है तो फिर पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या हो जाते हैं? ये अल्प प्राण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अल्प प्राण हो जाते हैं। अल्प प्राण में देखिए आ आता है तो आ से याद रख सकते हैं कि पहले से स्टार्ट होगा। 1, 3, 5 अल्प प्राण, 2, 4 महाप्राण। तो देख लीजिए, अब इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये किस में दिख जाएंगे? देखो, खा दूसरे पे, छा दूसरे पे, ठा दूसरे पे, तो यानी कि ये सब दूसरे वर्ण के हैं, तो ये होने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। फिर देखो, धा तीसरा है, चा पहला है, डा पांचवा है। फिर देखिए, फिर माँ, फिर शा, धा, या, दा, ये कोई भी नहीं है।
तुम्हें को कौन सा मिल रहा है सबसे पहले? तो हमको पहला ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसमें सभी के सभी महाप्राण थे। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनियां अघोष एवं महाप्राण ध्वनियां होती हैं। अब देखो महाप्राण आ गया तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि दूसरा और चौथा तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब बात आती है अघोष की। तो अघोष होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा, सॉरी अघोष जो होते हैं, देखिए अघोष मैं गलत बता रहा हूँ, अघोष होते हैं पहला, दूसरा और तीसरा। 1 2 5, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए अघोष में पहला, दूसरा, तीसरा बता रहा था, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, अघोष में आते हैं। देखिए ये तो महाप्राण हो गया तो माँ बना दिया, ठीक, ये माँ बना दिया। फिर अघोष के लिए मैंने अघोष में कौन कौन से आते हैं? अघोष में भी छोटा आता है तो पहला तो इसमें हो गई होगा, और दूसरा, ये होते हैं अघोष, ठीक। कंठ ध्वनियाँ जो अंदर कंठ से निकलती हैं, तब इसके लिए मैंने आपको बताया था KTM 2, KTM और 2। तो के से कंठ होता है, ये पहला होता है, तो के वाले यानी कि का वाले वर्ग में जितने भी आते हैं वो सब कंठ में आते हैं, ठीक है। टी से तालु, मा से मूर्धन, डी से दंत, ओ से ओष्ठ होता है, ठीक है। ये KTM 2 की आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई थी, अपने चैनल पे ही मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उसको देखिएगा जाके। तो कंठ से का आ जाता है, और अघोष और महाप्राण बताना है तो महाप्राण में दूसरा आता है और अघोष में भी दूसरा आता है, तो जो दूसरा वाला वर्ण होगा हमको वही लेना है। चलिए इसको समाप्त करते हैं पूरी सभी कहानी को, ये तो आपको समझाने के लिए था, ठीक है, ये इसलिए भी था कि आपको याद रह सके। चलिए देखते हैं, तो दूसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा? खा, यही हमारा अघोष, महाप्राण और कंठ ध्वनि हो जाएगी। बाकी तो सारी की सारी कंठ ध्वनियाँ ही लिखी हैं, लेकिन वो अघोष और महाप्राण नहीं हो सकती थी, ठीक। चलिए, समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग है? आपको मैंने बताया था कि उपसर्ग जो है कहाँ पे लगते हैं? उपसर्ग हमेशा कब लगता है? समीप, उर और, ठीक। तो उपसर्ग और प्रत्यय दो चीजें होती हैं, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, तो उपसर्ग लगता है पहले, ठीक है। तो ये जो ये लिखा हुआ है समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसके लिए उपसर्ग जो होगा वो हमारा होगा उप, ठीक। लेकिन ये है किसका उपसर्ग? ये संस्कृत का है, ये याद रखिएगा कि ये संस्कृत का उपसर्ग है। चलिए आगे देखिए, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, इस वाक्य का भेद बताइए। देखो सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, हमें 4 तरीके के वाक्य दे रखे हैं। तो जब तक हमको ये नहीं पता कि चारों वाक्य क्या होते हैं तब तक हम नहीं बता पाएंगे। देखो मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसमें 2 वाक्य को मिक्स करके तब ये बनाया गया है, मिश्र करके, ठीक। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर आदि को समझने वाला शब्द है, ठीक। तो समझाने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? जो सर्प, मेढक, हरि, घोड़ा और बानर। तो हरि देखे, सिंह, हरि, घोड़ा, बानर आदि ये सब हरि के उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है। हरि मतलब देखा जाए तो एक तरीके से ये विष्णु जी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये सब जो है किसके हो जाएंगे? तो लक्ष्मीपति, या ये कह सकते हैं कि हरि यानी कि विष्णु जी के लिए समझाने वाले शब्द हो जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस, इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं आए हुए हिंदी के क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए हम लोग और भी कर रहे हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में कोई भी कठिनाई ना हो और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से आप क्लियर कर सकें। देखिए दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है? तो देखो दांत काटी रोटी का अर्थ होता है मतलब गहरी दोस्ती। जैसे एक ही रोटी में 2 लोग जो हैं खा लें तो उसको कहते हैं दांत काटी रोटी, यानी कि ऐसा कब होता है? जब दोस्त लोग एक साथ मिलकर बैठते हैं। चलिए 14 नंबर देखिए, अर्चना अत्यंत सुंदर रेखांकित शब्द का भेद बताइए। तो देखो इसमें अत्यंत लिखा हुआ है, ठीक है। अत्यंत के ऊपर लिखा हुआ है कि ये मतलब जो अत्यंत शब्द है इसके लिए इसके नीचे रेखांकित शब्द है, तो इसलिए रेखांकित शब्द का जो भी भाग है हमको वो बताना है, ठीक है। तो चलिए देखिए रेखांकित शब्द का क्या भाग हो जाता है। तो देखो ये जो सुंदर से सुंदर हमारा क्या है? ये विशेषण होता है, और विशेषण से पहले जो है विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। चलिए लिखा हुआ 15, उनके द्वारा अपना काम समय पर समाप्त नहीं किया गया। अंग्रेजी में उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एग्जैक्टली हो जाएगा वो हो जाएगा देयर वर्क हैज़ नॉट एट बीन, एट मतलब अभी तक, ठीक, एट बीन फिनिश्ड बाय देम,
तो बाई तो इसलिए भी आएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस में बनेगा, क्योंकि उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है। ठीक है, तो देयर वर्क हैज नॉट एट बीन फिनिश्ड बाई देम, तो सेकंड वाले ऑप्शन में ये दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चले 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, सा से बनता है संस्कृत, सा से बनता है संस्कृत। जो शब्द संस्कृत शब्द से बने होते हैं, जो शब्द संस्कृत के से उठा के ऐसे ज्यों के त्यों ऐसे रख लिए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, शिखा। तो शिखा जो है इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो जो शिखा है ये हमारा तत्सम शब्द है, संस्कृत से डायरेक्ट लिया गया है, बिल्कुल संस्कृत का ही शब्द है, तो इसलिए इसको तत्सम शब्द कहेंगे। सोना का पर्यायवाची बताना है, पनंग, ललित, चित्त, कर्षक, जात रूप। ठीक, ये दिया है, तो देखो सोना शब्द का जो पर्यायवाची वो जाएगा जात रूप। ठीक, बाकी इसके क्या क्या होते हैं, स्वर्ण होता है, कंचन होता है, हारण होता है, ताम्रस होता है, हिरण्य होता है, सुवर्ण होता है, हेन, कुंदन, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक, चलिए फिर निम्नलिखित में से सही विकल्प छांटना है। चलिए देखिए सही विकल्प छांटिए। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। ठीक, जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करें। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। देखो हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है जो आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा। ठीक, देखो जैसे जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें, तो इसमें नहीं आ गया। ठीक, फिर जीवन क्षणभंगुर है, गा में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी जो कि कभी नहीं लगेगी भंगुर में। ठीक है, व्यर्थ नष्ट ना करें, तो ये भी गलत कर दीजिए। जीवन क्षणभंगुर है, इसमें तो सब कुछ लिखा है नष्ट, तो इसमें नष्ट ही गलत लिखा है, तो नष्ट कर दीजिए उसको। तो पहला ऑप्शन जो दिख रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, यही सही हो जाएगा। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। देखो जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा उसको कहते हैं किन्हीं। क्या कहेंगे, किन्हीं, किन्हीं से। ठीक, ये अनिश्चयवाचक है क्योंकि हमको नहीं पता किससे कहना है या किससे किसकी बात हो रही है, तो ये अनिश्चयवाचक में अपादान कारक से बहुवचन शब्द हो जाएगा। ठीक, 20 देखिए, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग। अब देखिए उपसर्ग मैंने पहले भी बताया था क्या आता है पहले और प्रत्यय बाद में। तो उपसर्ग में देखिए प्रत्याशा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब लास्ट में आशा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आशा। ठीक है, तो उससे पहले क्या लगा होगा, उससे पहले आपका लगा होगा प्रति। क्या लगा होगा, प्रति, फिर आशा, तो प्रति प्लस आशा प्रत्याशा हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। देखो जब कभी भी सभी राज्य सरकारों को कोई पत्र भेजा जाता है, मतलब सभी को एक साथ जब भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपत्र। अब देखिए ये पत्र वगैरह से रिलेटेड आपको यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। बाकी आप हिंदी अगर 50 क्वेश्चन जहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा 25 क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आपको पत्र लेखन से जरूर देखने को मिलता है, तो याद रख के इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए 22, धूसर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए धूसर देखिए, धूसर किसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है, तो देखो जो धूसर होता है उसको एक तरीके से क्या ये देखा जाए तो ये गधे का होता है। ठीक है, धूसर किसका पर्यायवाची होता है, गधे का। ठीक है, जिसको गधर्व भी कहते हैं, गधा भी कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए आगे क्या ऑप्शन हमको गधा दिखा हुआ है। अच्छा, इसमें धूसर में गधा नहीं लिखा हुआ है लेकिन बेसर लिखा हुआ है, और बेसर जो है वो भी गधा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, बेसर गधे का पर्यायवाची होता है, तो बेसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि आदरणीय, दोस्त के साथ आदरणीय तो कभी कोई नहीं यूज करता। अरे दोस्त पूजनी कभी नहीं लिखा जाएगा भाई, पूज्य तो पूजनी तो दोस्त कैसे बना दोगे, दोस्त तो आपस में बहुत गंदे तरीके से रहते हैं, तो वो पूजनी तो कभी नहीं कहेंगे। फिर आता है प्रिय मित्र, हाँ ये तब भी ठीक है, ये तो कहते ही हैं, खैर लिखेंगे पत्र वगैरह लिखेंगे तो उसमें प्रिय मित्र लिखा जाएगा। चलिए फिर लिखा हुआ है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा कि अधिकरण तत्पुरुष समास जो है इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, तो देखिए इसमें हो जाएगा जो धर्मभ्रष्ट लिखा हुआ है। ठीक, ये अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं होगा। ठीक, चलिए 25 नंबर देखिए, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था। चलिए देखिए पंजाब में जो है हिंदी का प्रचार किसने किया था, तो श्रद्धाराम फुल्लोरी जो थे इन्होंने हिंदी का प्रचार किया था। चलिए 26 नंबर में देखिए, अतियुक्ति
शब्द में संधि है, तो देखो अति प्लस उक्ति होता है, क्या होता है, चलिए इसका संधि विच्छेद लिखते हैं, फिर आपको जल्दी समझ में आएगा। अति प्लस उक्ति, क्या, अति प्लस उक्ति, तो देखो छोटी ही छोटा हो, ठीक। अब ये दोनों चीजें मिलके क्या बना देंगी, छोटा हो। अगर ये छोटा लगा है तो आपको इसमें क्या होगा, तो ये सिंपल, कभी भी याद रखिएगा जब तक आपकी बड़ी मात्रा नहीं आएगी तब तक वो दीर्घ तो हो ही नहीं सकता। गुण में हमेशा ओ या ए की मात्रा लगनी चाहिए। चलिए, क्या ए और ओ की मात्रा लगी या नहीं लगी है, ठीक। अब आते हैं युक्त यड़ पे। हाँ, तो यड़ बिल्कुल हो जाएगा। बाकी अयादी में आपको जो है वो अन बनता है, आन बनता है, ठीक है। जैसे पवन, नयन, ये सब क्या होते हैं, अयादी संधि के उदाहरण हैं। चलिए 27 नंबर, कौन सा कथन इसमें से असत्य है। चलिए, कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, अर्धशासकीय पत्र मित्रता पूर्ण भाषा में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। भाई दोस्त वगैरह को लिखना है अपने बराबर के तो प्रिय लिखते हैं। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी सिंसियरली लिखा जा सकता है, स्वनिर्देश के लिए, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, ऐसा कहीं कोई जरूरी नहीं होता है कि वो हस्ताक्षर करके उसका उल्लेख करे, इसका कोई जरूरी नहीं है, इसका कहीं भी व्याख्यान नहीं दिया गया है। चलिए 28 नंबर देखिए, लिखा हुआ है ड्राइंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ, का अर्थ है डूबने, मतलब जो ड्राइंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब होता है एक छोटा सा तिनका, जो डूब रहा हो उसको एक तिनके का सहारा, तो डूबते को तिनके का सहारा, ये हो जाएगा, ठीक। 29 नंबर, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, तो ये किस प्रकार के, आहट, आवट और आस, ये क्या सब हैं, ये सब भाववाचक हैं। क्या हैं, ये सब भाववाचक प्रत्यय हैं, ठीक है। इनको लगाने से शब्द जो है भाववाचक में बदल जाता है। चलिए फिर देखिए 30 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 30 नंबर में लिखा हुआ है पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। पुल्लिंग वाचक शब्द क्या हो जाएगा, कैमरा, पायल, प्लेट और तलवार। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कभी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द आता है तो आप उसको अपने जो सेंटेंस होता है, यानी कि जो वाक्य होता है, वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, आपको वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों बता देता है कि कौन सा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, कैमरा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैमरा चलाया जाता है या कैमरा चलाई जाती है, ठीक। पायल बजती है या बजता है, कभी नहीं बजता होता है। प्लेट रखी गई है, प्लेट रखा गया कभी नहीं होता। तलवार निकाली गई है, तलवार निकाला गया कभी नहीं होता। तो कैमरा चलाया गया, तो कैमरा ही पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बाकी ये तीनों कैसे हो जाएंगे, ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक, ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। चलिए फिर लिखा हुआ है हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, तो देखो भाई जो हथियाना और चिकनाना जो है ये सब हमारी कैसी हो जाएंगी, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। देखिए ये जो है हमारी कैसी हो जाएंगी, ये नाम धातु क्रिया हो जाएंगी। अच्छा, नाम धातु क्रिया कैसे बनती हैं, जब संज्ञा या विशेषण जो होती हैं इनसे बनने वाली धातु का नाम जो है वो, सॉरी, जो संज्ञा और विशेषण से बनने वाली धातुएं होती हैं तो उनको जो नाम होता है वो धातु कहते हैं, ठीक है। जो उनसे बनने वाले नाम होते हैं उनको धातु कहते हैं। जैसे हाथ, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, इसको सही से लिखते हैं। क्या, हाथ, हाथ से क्या होता हो जाता है, हथियाना, क्या हो जाता है, हथियाना। फिर चिकना, क्या हो जाएगा, चिकनाना, ठीक। तो ऐसे ही और भी शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम से जो है कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम बता रहे, सॉरी, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम जो दिया जाता है उसी को हम लोग धातु नाम कहते हैं, ठीक है, या नाम धातु कहते हैं। चलिए, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो शब्द जो हैं वाक्यांशों को जोड़ें, वाक्य या शब्दों को जोड़ें, उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए उनको कहते हैं समुच्चय बोधक। क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक, ठीक है। आगे देखिए, उद्देश्य में कार्यकर्ता के साथ, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, तो देखो भाई उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, कर्ता के साथ हमेशा कर्ता और विस्तार, ये हमेशा आपको मिलेगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 34 देखिए,
भाववाचक छांटिए, भाववाचक छांटना है। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ नहीं पाया। फिर अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। ठीक, चोर पकड़ा गया। चलिए इसमें भाववाचक छांटना है। तो देखो भाववाचक का मतलब होता है जिसमें भाव प्रकट हो। ठीक है, जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसे हम लोग भाववाचक कहते हैं। और ये क्या होता है, ये वाक्य हमेशा अकर्मक क्रिया से बनता है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया से जब बनना है और जिसमें भाव प्रकट हो, तो तोते से क्या नहीं हो रहा था, तोते से उड़ा नहीं जा रहा था, तो इसमें उसका भाव प्रकट हो रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया के साथ में बन जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, लज्जा किस लेखक की पुस्तिका है, या कह सकते हैं किसकी कृति है, तो ये तस्लीमा नसरीन की है। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा पेपर से पहले एक बार। चलिए 36 नंबर, तेज गर्मी चलने के कारण वह हो गया। सही विकल्प का चयन का रिक्त स्थान करना है। वो क्या हो गया था, जब जो तेज गर्मी में चलने के कारण वह क्या हो गया था, अचेतन, यानी कि बेहोश हो गया था। अचेतन मतलब जिसमें चेतना ना बची हो। ठीक, कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है। कई दर्शकगण, जब देखिए कई है, क्या आपको इसमें क्वांटिटी पता है, यानी कि इसकी संख्या पता है, नहीं पता है। चलिए, तो कई दर्शकगण जो है ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड। ठीक, तो कई दर्शकगण जो है ये किसका हो जाएगा, जब हमें इसकी संख्याओं का नहीं पता है तो वो अनिश्चित हो जाएगी, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। चलिए फिर, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। तो देखो सामान्य भविष्य दे रखा है, ठीक, और संदिग्ध वर्तमान दे रखा है, संदिग्ध भूतकाल दे रखा है, संभाव्य भविष्य दे रखा है। तो देखो कदाचित शाम तक, तो शाम जैसे इसका मतलब हो या तो वो सुबह में बैठा बात कर रहा है या दोपहर में, तो यानी कि वो आने वाले समय की बात कर रहा है, तो ये हो गया भविष्य की बात कर रहा है, तो भविष्य तो होना ही चाहिए। तो वर्तमान और ये भूत, इनको काट दीजिए। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, और जब आगे भविष्य की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात, वो संभावना, क्योंकि कदाचित की लगा हुआ है तो यहाँ पे संभावना। अगर लिखा होता है शाम तक वो वापस आ जाएं तो सामान्य भविष्य होता है, लेकिन कदाचित लग गया तो ये संभाव्य भविष्य हो गया। चलिए 39 नंबर, नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्तियों का चयन करना है। आगे नाथ न पीछे पगहा बंधनहीन, 3 तेरा होना संगठित होना, एक टकसाल में ढले हैं सब एक जैसे हैं, आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। तो नीचे अर्थ दिए गए हैं उसमें थे गलत अर्थ वाली। तो देखो 3 तेरा होने का मतलब होता है सब तितर बितर हो जाना, भाग जाना, तितर बितर हो जाना, ना कि संगठित हो जाना। ठीक, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है। चलिए देखिए भाई, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। वो लिखा था संख्या गमन नहीं लिखा था, वो क्या लिखा था, सख्यागमन लिखा था। सख्यागमन क्या लिखा था, सख्यागमन। ठीक है, तो देखो सख्या का मतलब यहाँ पे सखी हो जाएगा, सखी प्लस आगमन। ठीक, क्या हो जाएगा, सखी आगमन। तो देखो इसमें इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो 40 नंबर में आपको क्या सही मिल जाएगा, सखी प्लस आगमन, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ अलंकार होगा। देखो अब जब सीधी सिंपल सी बात है, एक कोई सामान्य बात कह रहा है और एक कोई विशेष बात कह रहा है, अब जब ये आमने सामने हो जाएंगे तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, तो देखिए विरोधाभास बिल्कुल नहीं मिलेगा। विरोधाभास तब मिलता है जब वो एक विशेष बात कहता है और एक बिल्कुल उसके विपरीत, जिसमें कोई भी अर्थ ना होता, कोई मतलब ना होता, इस तरीके की बात करता है, तो ये विरोधाभास हो जाते हैं। लेकिन इनमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनका क्या होगा, एक सामान्य बात कर रहा है और एक विशेष बात, तो इनमें क्या हो जाएगा, अर्थ जो होगा उसका अंतर होगा। क्या होगा, अर्थ का अंतर होगा। विशेष बात वाले का अर्थ अलग होगा और सामान्य बात वाले का अर्थ अलग होगा, तो अर्थांतर न्यास जो हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विरोधाभास इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो एक सामान्य बात कर रहा है तो एक विशेष बात कर रहा है, तो इसमें दोनों में अर्थ अलग होगा, बाकी ना कि वो विरोध कर रहे हैं। 42, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देखो पसीने से युक्त उस जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा स्वदिश हो जाएगा। क्या हो जाता है, स्वदिश। तो देखिए ये सही हो जाएगा दूसरा। चलिए 43 नंबर देखिए, किसी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। ठीक है, चलिए किसके लिए ये बात की जा रही है, तो देखो रस में क्या होता है, स्थायी भाव होता है। ठीक है,
किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो ये थे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, इन्होंने सुझाया था। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको जहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करना चाहिए मैं बिल्कुल करता हूँ। बाकी मुझे लगता है कि जहाँ पे सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि देखिए टाइम ज़्यादा नहीं खराब करना है, छोटा वीडियो रखना है और छोटे वीडियो में ही आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करके देना है। ठीक है, ऐसे ही जीएस का भी, जीएस में देखिए थोड़ा सा विस्तारित हो जाता है, क्योंकि सन वगैरह और क्या क्या किया गया, किसने किसने किया, ये बताना पड़ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हो जाता है। चलिए, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? अब जब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें जो रा वर्ण है इसकी आवृत्ति बहुत बार हुई है, और जब भी कभी किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक या मतलब एक से ज़्यादा बार होती है, तो उसमें हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, चलिए फिर 46 नंबर देखिए, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? ठीक, चलिए याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? ठीक, देखो याचना का कभी भी याचनाएं या याचनई, याचनाओं कभी नहीं होता। याचना का याचना रहता है जो है एक वचन, और बहुवचन दोनों उसके एक जैसे ही रहते हैं। चलिए 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? किस विकल्प में सभी में भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? चलिए देखिए, तो अमीर, गरीब, समूह, मिठास। अब देखिए ये समूह जो है यहाँ पे भाववाचक नहीं है। जवानी, खट्टास, पुस्तक और गंगा, ये दोनों हमारे जो हैं ये भाववाचक नहीं है। भाववाचक पूछा जा रहा ना। फिर देखो, फिर यहाँ पे आता है रसीला, कड़वा, बुढ़ापा और उन्नत, ये तीनों चारों हमारे जो हैं ये भाववाचक दे रखे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेचुरल जस्टिस का हिंदी में आशय क्या हो जाएगा? तो नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक नहीं, सॉरी, नेचुरल मतलब नैसर्गिक होता है। क्या होता है? नैसर्गिक। और जस्टिस मतलब न्याय, तो नैसर्गिक न्याय हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलिए 49 नंबर देखिए, लिखा हुआ है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2018 में कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए ये 2018 का क्वेश्चन है, तो इसलिए इतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये मॉरिशस पोर्ट लुइस में आयोजित हुआ था, ये लीजिए आपका निशान लग गया। चलिए, अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय है। देखो अपरिहार्य का मतलब होता है जो अचानक से हो जाए। ठीक है, अपरिहार्य का मतलब क्या होता है? जैसे कि नहीं कहा जाता अपरिहार्य कारणों की वजह से आज ऐसा काम रोका गया है, तो जिसके बारे में हमको पता ना हो या जिसको हम हटा नहीं सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ये तो अपरिहार्य मतलब अनअवॉइडेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनअवॉइडेबल हो जाता है। इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आने वाले समय में आपको देखिए अभी कुछ जो है विलोम शब्द, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वो देखने को मिलेंगे, क्या बोलते हैं उनको, पर्यायवाची भी, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस तरीके के भी आपको देखिए वीडियो देखने को मिलेंगे। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी क्या होता है, वोकैब से बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आपको वोकैब इतने अच्छे से तैयार करनी होगी कि जिसमें आपसे गलतियां ना हो। क्योंकि देखिए वोकैब अगर 50% वोकैब आ रही है तो देखिए आप वोकैब को कम मत समझिए। तो इसलिए आने वाले समय में आपको ऐसे ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस भी लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो जिसमें आपको आने वाले समय में बिल्कुल, और जो भी हमारे यूपी ट्रिपल एससी के या जो भी अभी आने वाले जितने, देखिए 2 इंपॉर्टेंट पेपर हैं। एक तो आपका ये जूनियर असिस्टेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, उसके बाद वीडियो 2018 वाला जो वीडियो है उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अभी से हम लोग देखिए हिंदी और जीएस 2 चीज़ें लेके आते रहेंगे उसमें। बाकी आपको जब यूपी का जो पोर्शन आता है उसमें वो आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाएगा, उसके लिए भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो जो लोग भी अभी चैनल से जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में आपको देखिए यूपी ट्रिपल एससी में जो भी ये आपका जूनियर असिस्टेंट और वीडियो दोनों के लिए आपको इतनी बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी कि आपका वो एग्ज़ाम निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छे से आपको क्वालिफाई कराया जाएगा। ठीक है, लेके टाइपिंग से लेके आपको हर तरीके की जानकारी मिल जाएगी। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और ये भी बता दूं, कंफर्म कर दूं कि देखिए हमारे चैनल पे कोई भी बाउंडेशन इस तरीके की नहीं है कि हम लोग एक ही चीज़ पढ़ाएंगे। देखिए हम लोग मैथ के भी लिए चालू करने वाले हैं, थोड़े दिनों में ही आपका जो है मैथ भी आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग जिस चीज़ के लिए भी अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, तो आप मुझे उसके लिए इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर ये वाला जो है हम लोगों को टॉपिक चाहिए, और वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, चलिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और ग्रुप्स में जो भी आपके ग्रुप्स हों उनमें सभी में शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।